हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली देखो, आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे आपको समझाती हूँ मैं। जैसे कि हम देख रहे थे कि भाई आपका लेजिस्लेशन पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी माइनिंग का एग्ज़ाम होता है उसमें देखो लेजिस्लेशन पोर्शन तो ऑब्वियसली आता है, पूछा जाता है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आपका जो रिवीजन है वो होते रहे लेजिस्लेशन पोर्शन का। ठीक है, आपके जितने भी लेजिस्लेशन पोर्शन में आपका माइंस एक्ट, माइंस रूल, जो भी CMR है, कोल माइंस रेगुलेशन, रेस्क्यू रूल हो गया या MBTR हो गया, ये सारा कुछ इसमें कवर होता है। ठीक है, तो ये जो सेट है ये जयंत कुमार जायसवाल का है। सबको पता है कि भाई ये जो है आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 की बुक है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है शायद इसका। तो पार्ट 1 में हमने सेट 5 तक अभी तक देखा है। तो सेट 5 अगर आपने नहीं देखा, मतलब 1 2 3 4 लेके आपका 5 तक अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाइए, आप प्लेलिस्ट चेक करोगे उसमें आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। ठीक है, और ये जो है सेट 6 है। तो आज जो है फर्दर इसके आगे बात करेंगे कि भाई क्या सेट में कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन तो बहुत बेहतरीन है, देखोगे आप तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, और बाकी लास्ट में आपको इसका रेफरेंस मिलेगा, आंसर की जो है लास्ट में दिया हुआ है रेफरेंस के साथ, तो आप जाके उसको मैच कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको कि अगर आप कोई कोर्स परचेस करना चाहते हो तो आप हमारा गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यू हैव टू राइट करियर इन एक्शन इन सर्च बार। उसके बाद करियर इन एक्शन ओपन हो जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कोर्स में जाना है आपको, कोर्स में बहुत सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे जो आपको जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप वहाँ से उसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, बाकी दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। चलो, इतना हो गया जानकारी, बढ़ेंगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग विल ऑथराइज द कॉम्पिटेंट पर्सन इन राइटिंग। ठीक है, तो हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन अथोराइज करता है कॉम्पिटेंट पर्सन को रिटन में। कौन अथोराइज करता है कॉम्पिटेंट पर्सन को रिटन में? चीफ इंस्पेक्टर, ऑनर, एजेंट या फिर मैनेजर, कौन करता है? तो इसका देखो सबसे सीधा आंसर इसका हो जाएगा आपका मैनेजर। ठीक है, कैसे हो जाएगा ये आपको कहाँ मिलेगा? ये कोल माइंस रेगुलेशन CMR 2017। देखो भाई, जब आप जयंत कुमार जायसवाल की बुक या फिर आप इसके प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, CMR, ठीक है, LC काको की बुक ले लो, माइंस एक्ट की बुक ले लो, ठीक है, माइंस रेस्क्यू रूल की ले लो और माइंस रूल की ले लो। ठीक है, MBTR का तो PDF भी होगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन CMR, माइंस एक्ट और माइंस रूल, ये 3 बुक आपके पास होना ज़रूरी है ताकि आप रेफरेंस मिला पाओ। अगर मान लीजिए आपकी प्रिपरेशन नहीं है और आपको लग रहा है कि भाई मुझे प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चन को समझने में या नहीं पहुंच पा रहे हो आप आंसर तक, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि भाई ये सब बुक्स पास में रखा करो। कभी भी प्रॉब्लम हो तो फटाक से ओपन किया और यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि रेफरेंस कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि ये सब बुक आपको अपने पास रखना होगा। ऑलराइट, चलो बढ़ते हैं आगे। इसका आंसर समझ में आ गया, क्या होगा? मैनेजर होगा। कहाँ मिलेगा आपको? ये कोल माइंस रेगुलेशन 2017 में आप जाओगे कहाँ? रेगुलेशन नंबर 2 में। अब रेगुलेशन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? रेगुलेशन नंबर 2 में डेफिनेशंस दिए हुए हैं सारे। ठीक है, तो उसमें आपको कॉम्पिटेंट पर्सन के बारे में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? M में। तो जब आप क्लॉज M ओपन करोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कॉम्पिटेंट पर्सन दिया हुआ है। कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साफ साफ लिखा हुआ है, कॉम्पिटेंट पर्सन इन रिलेशन टू एनी वर्क और एनी मशीनरी, प्लांट्स और इक्विपमेंट्स मीन्स अ पर्सन हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 20 ईयर्स एंड कॉम्पिटेंट एंड हु हैज़ बीन ड्यूली अपॉइंटेड इन रिटन बाय द मैनेजर एज अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू सुपरवाइज और परफॉर्म दैट वर्क। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, आप आराम से जाके पढ़ोगे, उसको समझ में आएगा आपको। तो हमें समझ में आ गया कि भाई इसका राइट आंसर क्या हो गया? मैनेजर हो गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी द चेयरमैन ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द माइंस एक्ट 1952। तो भाई सबको पता है कि माइंस एक्ट 1952 का जब हम बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि सेक्शन 12 में क्या दिया हुआ है कि कमेटी बैठाई जाएगी। ठीक है, अच्छा कमेटी बैठाई जाएगी तो भाई कमेटी होगी तो चेयरमैन भी होंगे, है ना। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि कौन इस 4 ऑप्शन में से चेयरमैन हो सकता है कमेटी का, जो कि सेक्शन 12 के तहत बनाया जाएगा माइंस एक्ट 1952 के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ माइन, मिनिस्टर ऑफ कोल, चीफ इंस्पेक्टर, अ पर्सन हु इज इन सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर अ पर्सन हु इज इन द सर्विस अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी लिख सकते हैं, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा D ऑप्शन।
अ पर्सन हु इज़ इन द सर्विस अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो है ये आपको कहाँ दिया हुआ है, ये आपको मिल जाएगा कहाँ पे, माइंस एक्ट ओपन करोगे, माइंस एक्ट के सेक्शन 12 में मिल जाएगा आपको, सब सेक्शन 1 में देखोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ है कितने कमेटी में कितने मेंबर्स होंगे, कौन कौन होंगे वो भी आप एक बार चेक कर सकते हो। चलो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। द चीफ इंस्पेक्टर may permit a rescue room to be used as a rescue station, but which of the following cannot be carried out there? देखो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो चीफ इंस्पेक्टर होता है वो परमिट दे सकता है कि भैया जो रेस्क्यू रूम है आप उसको एज ए रेस्क्यू स्टेशन यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस 4 ऑप्शन में से आप क्या कैरी नहीं कर सकते, क्या कैरी नहीं कर सकते? अटेंडिंग एमरजेंसीज, रेस्क्यू रिफ्रेशर ट्रेनिंग, इनिशियल रेस्क्यू ट्रेनिंग, नन ऑफ दिस। तो इसमें से आप क्या नहीं कर सकते वहाँ पे, ये कह रहा है। ठीक है, क्या नहीं कर सकते भाई? तो हम इनिशियल रेस्क्यू ट्रेनिंग यहाँ पे नहीं कर सकते, इनिशियल रेस्क्यू ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका रेस्क्यू रूल का क्वेश्चन है, जहाँ भी रेस्क्यू आ गया समझ लो कि रेस्क्यू रूल का क्वेश्चन है, जहाँ भी रेस्क्यू आ गया समझ लो ये रेस्क्यू रूल का क्वेश्चन, रेस्क्यू रूल मतलब 1985। ठीक है, अब बात यहाँ पे हुआ है कि रेस्क्यू रूल का, तो हम ये भी देख लेते हैं भैया कि कहाँ पे दिया हुआ है। तो रूल नंबर जब आप 5 ओपन करोगे, ठीक है, रूल नंबर 5 ओपन करोगे रेस्क्यू रूल का, रूल 5 1 का बी देखोगे आप, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। जो चीफ इंस्पेक्टर है वो रेस्क्यू रूम को परमिट कर सकता है एज अ रेस्क्यू स्टेशन यूज़ करने के लिए, लेकिन इनिशियल रेस्क्यू ट्रेनिंग को कैरी वहाँ पे नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इफ़ अ पर्सन ज्वाइंस द अंडरग्राउंड माइन आफ्टर बीइंग एब्सेंट फॉर मोर देन अ ईयर, he will have to undergo refresher training as per the schedule of vocational training rule 1966 before being employed। ठीक है, क्वेश्चन में कहना चाह रहा है ये, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, अंडरग्राउंड माइंस को ज्वाइन करता है, क्यों ज्वाइन करता है मतलब इसके पहले वो एब्सेंट था 1 साल के लिए, उसके बाद फिर वो फिर से आता है अंडरग्राउंड माइंस को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो उसको भैया रिफ्रेशर ट्रेनिंग के लिए जाना होगा, मतलब किस शेड्यूल के अंतर्गत, मतलब MVTR जो आपका है माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966, तो किस शेड्यूल के तहत उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग के लिए जाना होगा, मतलब एम्प्लॉय होने से पहले, बिफोर बीइंग एम्प्लॉयड, मतलब ज्वाइन होने से पहले जो है उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग के लिए जाना होगा, जो कि किस शेड्यूल में बताया गया है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 या फिर शेड्यूल 4। ऑब्वियसली ये 3 तो नहीं होगा, शेड्यूल 4 में बताया गया है। ठीक है, शेड्यूल 4 में बताया गया, याद रखिएगा, ये आपको मिल जाएगा रूल नंबर 8 में। ठीक है, ऑफ MVTR 1985 माइल। ठीक है, तो ये रूल नंबर 8 में आपको मिल जाएगा MVTR के। ठीक है, MVTR 1966। तो शेड्यूल 4 याद रखिएगा, रूल नंबर 8 ऑफ माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966 में आपको देखने को मिल जाएगा, जाके एक बार फर्दर रीचेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। एट व्हाट इंटरवल इज इट मैंडेटरी टू वाइट वॉश द इनर वॉल्स, सीलिंग्स एंड पार्टीशन ऑफ लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स कंस्ट्रक्टेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ माइंस एक्ट 1952। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो लैट्रिन्स और यूरिनल्स होते हैं, ठीक है, तो कितने इंटरवल पर ये ज़रूरी है कि वाइट वॉश किया जाए, इनर वॉल्स का, सीलिंग्स का, और जो पार्टीशंस वहाँ पे किए गए हैं लैट्रिन्स और यूरिनल्स का, ठीक है, उनको वाइट वॉश किया जाए, कितने इंटरवल पे कह रहा है, जो कि बनाया गया है सेक्शन 20 के तहत माइंस एक्ट 1952 के अंतर्गत। ठीक है, 6 महीना, 4 महीना, 3 महीना या फिर 12 मंथ, तो कितने इंटरवल पे जो है ये मैंडेटरी है वाइट वॉश करना। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन आ चुका है, तो एक क्वेश्चन तो इससे भी आता है, तो इंपॉर्टेंट है, लैट्रिन्स यूरिनल से क्वेश्चन रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 4 मंथ्स। ठीक है, याद रखना इसको, 4 मंथ, एट इंटरवल ऑफ 4 मंथ to white wash the inner wall, ceiling and partition of latrines and urinals constructed under section 20 of the Mines Act 1952। देखो यहाँ से 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो ये इंटरवल पूछ सकता है, कितने इंटरवल पे जो है ये मैंडेटरी है वाइट वॉश करना, या तो आपसे ये पूछ सकता है किस सेक्शन के अंतर्गत जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो आपको सेक्शन 20 याद रखना होगा। तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन देखा कि भाई 2 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएं। चलो इसको देख भी लो कि 4 मंथ्स जो है ये कहाँ पे दिया हुआ है। तो 4 मंथ्स जो है आप माइन रूल खोलोगे, जब माइंस रूल 1955, ठीक है, माइंस रूल 1955 जब आप ओपन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि रूल नंबर 34 के H में दिया हुआ है। ठीक है, माइंस रूल के 34 H में जो है आपको दिया हुआ है ये चीज़, तो इसको आप एक बार देख लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 है। In every underground mine where more than
100 persons are originally employed, a rescue room shall be established if there is no rescue station within a radius of dash kilometer. क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी अंडरग्राउंड माइन में जहाँ पे 100 पर्सनस से ज़्यादा 100 पर्सन या 100 पर्सन से ज़्यादा ओरिजिनली एम्प्लॉयड है, वहाँ पे रेस्क्यू रूम को बनाया जाएगा अगर कोई रेस्क्यू स्टेशन वहाँ पे नहीं है विद इन कितने मीटर रेडियस पे, 10 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 35 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 35 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं। अगर वहाँ पे मतलब किसी भी अंडरग्राउंड माइंस में बोल रहा है, मान लीजिए 100 पर्सन या उनसे ज़्यादा ओरिजिनली एम्प्लॉयड है वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई रेस्क्यू स्टेशन नहीं है विद इन अ रेडियस ऑफ 35 किलोमीटर, तो वहाँ पे एक रेस्क्यू रूम को इस्टेब्लिश किया जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो इसको, मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, 35 किलोमीटर। तो माइंस रूल्स का क्वेश्चन 1955 कहाँ मिलेगा आपको? रूल नंबर 5 में देखना। ठीक है, रूल नंबर 5 में आपको मिल जाएगा ये, एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अकॉर्डिंग टू विच शेड्यूल, क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू विच शेड्यूल ऑफ माइंस रेस्क्यू रूल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेस्क्यू ट्रेन पर्सन्स विल बी कंडक्टेड। देखो, जब भी क्वेश्चन आपसे माइंस रेस्क्यू रूल का पूछे तो एक चीज़ क्लियर कर लो कि भैया माइंस रेस्क्यू रूल यानी 1985, और यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन का बात कर रहा है कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेस्क्यू ट्रेन पर्सन विल बी कंडक्टेड। तो माइंस रेस्क्यू रूल में कह रहा है कि माइंस रेस्क्यू रूल के किस शेड्यूल में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का कॉन्टैक्ट किया जाएगा, ये किस शेड्यूल में बताया गया है? शेड्यूल 7, शेड्यूल 6, 5 या फिर 4। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना है इसको। ये किस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये किस शेड्यूल में दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। रूल नंबर 20। ठीक है, रूल नंबर 20 याद रखना है आपको, माइंस रेस्क्यू रूल का रूल नंबर 20 याद रखना है। रूल नंबर 20 में आपको क्या दिया हुआ है बता दूं मैं आपको, शेड्यूल 6। ठीक, शेड्यूल 6 में जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का कंडक्ट करवाया जाता है, और ये माइंस रेस्क्यू रूल के तहत आता है। तो माइंस रेस्क्यू रूल यहाँ की 1985 और रूल नंबर 20। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, टू होम विल फॉर्म 4B सेंडेड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 4B जो है किसको सेंड किया जाएगा। ठीक है, तो 4B जो है, फॉर्म 4B किसको सेंड किया जाएगा? ओनली चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर, या फिर चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर रीजनल इंस्पेक्टर एंड रिस्पेक्टेड माइंस इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे भाई कंसर्न बोल सकते हो, यहाँ पे कंसर्न माइन इंस्पेक्टर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ मिलेगा आपको? रेगुलेशन नंबर 8 ओपन करोगे आप। 8 में क्या दिया हुआ है? नोटिस ऑफ डेंजरस अकरेंस और एक्सीडेंट। ठीक है, नोटिस ऑफ डेंजरस अकरेंस और एक्सीडेंट। तो ये फॉर्म 4A में भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भाई जब हम बात कर रहे हैं कि रूल 8, तो यहाँ पे आप सब रेगुलेशन 5 देखोगे। ठीक है, रेगुलेशन 8 देख रहे हो, सब रेगुलेशन 5 देखोगे इसका CMR का, तो आपको समझ में आएगा कि भाई वहाँ पे जो है 4B जो है वो फॉर्म किसको भेज जाएगा? चीफ इंस्पेक्टर को और रीजनल इंस्पेक्टर को भेज जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, एट व्हाट मिनिमम इंटरवल विल द वेंटिलेशन ऑफिसर चेक द एफिशिएंसी ऑफ द मेन मैकेनिकल फैन। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो वेंटिलेशन ऑफिसर होता है वो कितने मिनिमम इंटरवल पे जो मेन मैकेनिकल फैन होता है उसका एफिशिएंसी को चेक करेगा। एवरी वीक, एवरी 15 डेज, एवरी मंथ, या फिर एवरी 3 मंथ्स। तो कब करेगा भैया? तो एवरी 3 मंथ्स जो है ये चेक करेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा आपको? रेगुलेशन नंबर 46 में मिलेगा। अब 46 कहता क्या है? ड्यूटीज ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर। ठीक है, जो वेंटिलेशन ऑफिसर होता है उसका ड्यूटीज के बारे में यहाँ पे बताता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखो दिया क्या हुआ है वो थोड़ा देख लेते हैं आराम से, मतलब बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि क्या दिया हुआ है 46 के, यहाँ बता दूँ 46 के 1G में आप चेक करोगे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डिटरमाइन द वेंटिलेशन ऑफिसर शैल डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर once at least in every 3 months and get the fan blades and the fan drift clean when necessary। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि भाई कहाँ पे क्या दिया है ना, कितना डे कितना मंथ्स की बात कर रहा है, इसको थोड़ा दिमाग में रखना है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट एवरीवन एक्सेप्ट हॉलेज अटेंडेंट एंड ऑफिशियल परफॉर्मिंग इंस्पेक्शन एंड रिपेयर वर्क अलॉन्ग द हॉलेज वे ट्रैवल ओनली बाय द ट्रैवलिंग रोडवेज। तो यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि कौन ये इंश्योर करता है इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन और रिपेयरिंग, इस पर्पस को छोड़ के जो भी पर्सन होंगे अदर देन ऑफिशियल और हॉलेज अटेंडेंट वो कैसे ट्रैवल करेंगे, बाय ट्रैवलिंग रोडवेज। ठीक है, तो ये कौन इंश्योर करता है, माइनिंग सरदार, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर या ओवरमैन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ओवरमैन। ठीक है, कहाँ पे चेक करोगे आप इसको, रेगुलेशन नंबर 47 पे जाओगे। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 47 पे जाओगे, 47 में आपको क्या मिलेगा, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरमैन। ठीक है, एक बार जाकर उसको चेक करना, रेगुलेशन नंबर 47 ओवरमैन मिल जाएगा आपका, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरमैन का। 47 के 5H में आप एक बार चेक करोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, 5H। चलो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एनी वाटर रिजर्वोयर और वाटर फील्ड वर्किंग टू बी मार्क्ड बाय ए ग्रीन लाइन विद ग्रीन एज इन द अंडरग्राउंड प्लान। 75 मीटर, 60 मीटर, 90 मीटर या फिर 120 मीटर। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है किसी जल भंडार या पानी भरे हुए किसी वर्किंग में कितनी दूरी पर अंडरग्राउंड प्लान में हरे किनारे वाले हरी रेखा से चिन्हित किया जाएगा। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, चिन्हित किया जाएगा तो हरी रेखा से चिन्हित किया जाएगा तो कितने डिस्टेंस पे किया जाएगा ये, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये सर्कुलर का क्वेश्चन है, सर्कुलर टेक आप देखोगे 1976 में ये मिलेगा आपको, एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 है। व्हेन द डेप्थ ऑफ द सिंकिंग शाफ्ट एक्सीड्स 45 मीटर a protective covering will be installed for the safety of the people working in it, which is called a scaffold. This scaffold will be suspended at what height from the base? तो कह रहा है कि देखिए जो सिंकिंग शाफ्ट होता है उसकी गहराई अगर मान लीजिए 45 मीटर से ज़्यादा हो जाता है तो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग को इंस्टॉल किया जाता है ताकि लोगों को सेफ्टी मिल सके। ठीक है, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं स्कैफोल्ड। ठीक है, और ये जो स्कैफोल्ड होता है इसको सस्पेंड किया जाता है कितने हाइट पे, मतलब बेस से कितने हाइट तक जो है इसको सस्पेंड किया जाता है, 30 मीटर, 15.5 मीटर, 22.5 मीटर या फिर 10 मीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, आई थिंक आया हुआ है एग्जाम में, और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 22.5 मीटर। ठीक है, और ये इसका रेफरेंस कहाँ मिलेगा हमें, इसका रेफरेंस आपको मिलेगा रेगुलेशन नंबर 84 में। अभी 84 कहता क्या है, वाइंडिंग ऑफ सिंकिंग शाफ्ट। मैं बता दूं आपको, वाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट। ठीक, सिंकिंग शाफ्ट। ओके, 84 रेगुलेशन में 84 में देखोगे वाइंडिंग सिंकिंग शाफ्ट दिया हुआ है 84 में, राइट। तो इसमें जो है 84 में आप कहाँ जाओगे, सब रेगुलेशन 7 क्लॉज बी देखोगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा। आराम से बढ़िया देखना, मस्त लिखा हुआ है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बढ़िया से लिखा हुआ, एक बार देख लेना इसको, फर्दर आपके आने वाले एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, चलो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। एट व्हाट इंटरवल्स शुड द एंड ऑफ द वाइंडिंग पाथ विच इज कनेक्टेड टू द वाइंडिंग ड्रम बी चेक्ड। तो बोला कितने इंटरवल पे जो वाइंडिंग पाथ का जो एंड होता है जो कि चेक कनेक्ट होता है वाइंडिंग ड्रम से, उसको चेक किया जाएगा, कितने इंटरवल पे चेक किया जाएगा, एवरी मंथ, एवरी 2 मंथ, एवरी 3 मंथ या फिर एवरी 6 मंथ। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हर महीने जो है चेक किया जाना चाहिए। ठीक है, ये सर्कुलर का क्वेश्चन है, सर्कुलर का क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, सर्कुलर टेक 1981। ठीक, सर्कुलर टेक 1981 याद रखिएगा इसको, एक बार जाकर मैच भी कर सकते हो। चलो क्वेश्चन 14 देखो। ट्रांसमिटिंग सिग्नल अरेंजमेंट विल बी प्रोवाइडेड व्हेन द लेंथ ऑफ हॉलेज रोडवे इज मोर देन व्हाट। तो कह रहा है कि देखो ट्रांसमिटिंग सिग्नल अरेंजमेंट प्रोवाइड किया जाएगा जब हॉलेज रोडवेज का लेंथ कितने से ज़्यादा हो जाए, 600 मीटर, 300 मीटर, 60 मीटर या फिर 30 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये, मस्त क्वेश्चन है, रेगुलेशन का क्वेश्चन है, रेगुलेशन नंबर 92 ओपन करोगे। क्यों 92 ओपन करोगे, क्योंकि यहाँ पे हॉलेज रोडवेज आ गया है। अब जब 92 बोला है तो इसका मतलब कि हॉलेज रोडवेज के बारे में जिक्र किया गया है, हॉलेज। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 9 में दिया हुआ है। ओके, तो रेगुलेशन नंबर 92 ओपन कर लिया आपने, समझ में आया।
जब रेगुलेशन नंबर 19 ओपन कर लिया है तो यहाँ पर देख लो 92 ओपन कर लिया है, तो आप जो है कहाँ जाओगे, सब रेगुलेशन 4 के F में चेक करोगे, आपको मिल जाएगा, आराम से वहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लेना है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 30 मीटर। ओके, ट्रांसमिटेड सिग्नल अरेंजमेंट विल बी प्रोवाइडेड व्हेन द लेंथ ऑफ हॉलेज रोडवेज इज मोर देन 30 मीटर। बढ़िया, चलो क्वेश्चन 15 देखेंगे। नो रोप शैल बी यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ हॉलेज इफ इट हैज एनी सीरियस विजिबल डिफेक्ट्स ओवर एनी लेंथ और इट्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज लेस देन डैश। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी रोप जो है उसको यूज नहीं किया जाएगा हॉलेज पर्पज के लिए तब तक जब तक उसमें कोई एक सीरियस विजिबल डिफेक्ट ना देखने को मिल जाए ओवर एनी लेंथ, मतलब किसी भी लेंथ तक, या फिर उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है अगर इससे कम हो जाता है। कितने से कम हो जाता है? 8, 7, 9, 10। तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है अगर वो कितने से कम हो जाता है? 8, 7, 9, 10। राइट आंसर क्या होगा? 8। ठीक है, अगर 8 से कम हो जाता है तो कोई भी रोप जो है उसको यूज़ नहीं किया जाएगा हॉलेज पर्पज़ के लिए। ठीक है, अगर किसी भी तरीके का सीरियस विजिबल डिफेक्ट देखने को मिल रहा है किसी पर्टिकुलर लेंथ तक, तब याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेगुलेशन नंबर किसमें मिलेगा आपको? रेगुलेशन नंबर 96 ओपन करोगे आप। अब 96 में क्या दिया हुआ है? बहुत सिंगल सा लाइन ही है, देख ही लेना उसको। हॉलेज रोप्स, ठीक है, हॉलेज रोप्स, हॉलेज रोप्स दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट्स दिया ही हुआ है, पढ़ ही लेना। और इसमें 96 के सब रेगुलेशन 1 में आप देखोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, 4 पॉइंट है ही, 1 में दिया ही हुआ है, देख लेना, इसको इंपॉर्टेंट है। माइंस, ये मीन्स क्या हो गया है? माइंस कर लो इसको। ओपन कास्ट माइंस, द फॉल्ट करंट इज लिमिटेड टू हाउ मेनी एम्पियर बाय इंस्टॉलिंग रेस्ट्रिक्टेड न्यूट्रल सिस्टम इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रेंजिंग फ्रॉम 1100 वोल्ट टू 11000 वोल्ट। क्वेश्चन में कह रहा है ओपन कास्ट माइन में जो फॉल्ट करंट होता है वो लिमिटेड होता है कितने एम्पियर तक। अगर उसमें हम मतलब रेस्ट्रिक्टेड न्यूट्रल सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जिसका रेंज 1100 वोल्ट से 11000 वोल्ट है, तो कितना होगा, कितना एम्पियर उसमें जो है लिमिटेड होगा करंट का? 100 मिली एम्पियर, 750 मिली एम्पियर, या फिर 50 मिली एम्पियर, या फिर 5 मिली एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा 50 मिली एम्पियर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का क्वेश्चन है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010। तो रेगुलेशन नंबर जो है 100 में आप चेक करोगे, CEAR 2010, तो आपको मिल जाएगा। आप उस वहाँ पे जाके एक बार चेक कर सकते हो, रेफरेंस आपको बता दिया है मैंने। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है। जहाँ पर आने तथा जाने वाली गाड़ियों के लिए अलग अलग हॉल रोड्स हैं वहाँ रोड की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होगी? देखो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन में आया है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, फिर से मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। 2 times the width of the largest vehicle plus 3 meter, 3 times the width of the largest vehicle plus 3 meter, 2 times the width of largest vehicle plus 2 meter, या फिर 1.5 times the width of largest vehicle plus 2 meter। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखो क्या बोल रहा है, जहाँ पे आने तथा जाने वाली गाड़ियों के लिए अलग अलग हॉल रोड्स बनाए गए हैं वहाँ रोड की जो न्यूनतम चौड़ाई, यानी कि यहाँ पे विद पूछ रहा है, चौड़ाई जो है कितनी होगी, तो याद रखिएगा 2 गुना होता है विद ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 3 मीटर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में आया है। और ये सर्कुलर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको सर्कुलर में मिल जाएगा, सर्कुलर टेक 9 2008। ठीक है, ऑलराइट, कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? इफ देयर इज अ नीड टू कट अ पिलर और वाइडन अ गैलरी फॉर वेंटिलेशन, हॉलेज, ड्रेनेज, देन एटलीस्ट हाउ मेनी डेज प्रायर इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन टू रीजनल इंस्पेक्टर। अब क्वेश्चन में कहता है कि मान लीजिए किसी भी तरीके का पिलर है, उसको कटाई करना है। ठीक है, उसको काटना है या उसको चौड़ा करना है गैलरी को वेंटिलेशन पर्पस के लिए, हॉलेज के लिए, ड्रेनेज के लिए, तो कितने दिन पहले जो है इन्फॉर्मेशन रीजनल इंस्पेक्टर को भेजना होगा? 30 दिन, 7 दिन, 15 दिन, या फिर 14 डेज। तो कितने दिन पहले जो है भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है वो भेजना होगा उनको। बस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। राइट आंसर हो जाएगा 14 डेज पहले जो है इसको आपको भेजना होगा रीजनल इंस्पेक्टर को। ठीक है, 14 डेज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कहाँ मिलेगा? रेगुलेशन नंबर 114। 140 में जो है सेविंग्स के बारे में दिया हुआ है, एक बार उसको पढ़ लेना। ठीक है, तो 14 डेज पहले आपको भेजना होगा रीजनल इंस्पेक्टर को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोल माइंस रेगुलेशन में मिलेगा आपको। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 19 है। द एंकरेज स्ट्रेंथ ऑफ ए फ्लूइड एक्सपेंडेबल रूफ बोल्ट मस्ट नॉट बी लेस देन सर्टेन लेवल, अदरवाइज इट्स यूज विल बी प्रोहिबिटेड।
तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि रूफ बोल्ट का एंकरेज स्ट्रेंथ कितने से कम होने पर इसका इस्तेमाल करने से रोक दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है। तो 20 टन, 12 टन, 15 टन या फिर 8 टन, राइट आंसर का क्या होगा? कितने तक उसको हम रोक देंगे? इतने से कम अगर हो जाता है तो देखो बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। आंसर हो जाएगा आपका 12 टन। ठीक है, 12 टन से कम होगा तो इसको रोक दिया जाएगा, इसका यूज़। और ये सर्कुलर का क्वेश्चन है, सर्कुलर एक्ट 7/2014। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 20 है, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ द नट टू बी यूज्ड विद द रूफ बोल्ट। मिनिमम थिकनेस कितना होता है नट्स का जो कि हम यूज़ करते हैं रूफ बोल्ट में? 20 mm, 30 mm, 32 mm, 22 mm। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 30 mm जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये भी सर्कुलर का क्वेश्चन है, सर्कुलर ऐप 3/2010। ठीक है, 2010 में मिलेगा। बढ़े क्वेश्चन नंबर 21 पे। आइसोलेशन स्टोपिंग कंस्ट्रक्टेड अंडर रेगुलेशन 137 ऑफ द CMR 2017 शैल बी इंस्पेक्टेड एटलीस्ट वंस इन 7 days बाय विच कॉम्पिटेंट पर्सन। क्वेश्चन में कह रहा है रेगुलेशन 137 का बात किया है। ठीक है, तो पहले तो आपको 137 पता होना चाहिए कि 137 में दिया क्या हुआ है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं भाई 137 में क्या दिया है। 137 रेगुलेशन में क्या दिया हुआ? प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग। ठीक, स्पॉन्टेनियस हीटिंग ये दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आइसोलेशन स्टोपिंग जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है इस रेगुलेशन के तहत, उसको इंस्पेक्ट किया जाएगा वंस एटलीस्ट इन 7 days। ठीक है, एक बार इसको इंस्पेक्ट करना ही होगा। तो किस कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा इसको इंस्पेक्ट किया जाएगा? मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर, ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर, माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट होल्डर या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर। ठीक है, कहाँ मिलेगा ये आपको? रेगुलेशन नंबर जैसे मैंने बता दिया आपको कि 137 ऑलरेडी दिया हुआ है। 137 के सब रेगुलेशन 15 देखोगे एक बार, और एक बार 247 का 1 भी देख लेना। ठीक है, CMR का, तो आपको और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। व्हाट साइज ऑफ एयरबॉर्न डस्ट वुड बी कॉल्ड रिस्पायरेबल डस्ट। तो यहाँ बोल रहा है कि एयरबॉर्न डस्ट का कितना साइज होगा तो उसको रिस्पायरेबल डस्ट को हम उसको कंसिडर करेंगे। तो 1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर या फिर 1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर या से 10 माइक्रोमीटर या फिर 0.1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखो बढ़िया क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे, नो डाउट, बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एयरबॉर्न डस्ट की बात हो रही है, साइज की बात हो रही है, फिर इससे कनेक्ट है आपका रिस्पायरेबल डस्ट, तो पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सर्कुलर का क्वेश्चन है। सर्कुलर टेक में आपको ये देखने को मिलेगा 1/2010। ठीक, एक बार गो थ्रू कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 23 देखो। व्हाट शैल बी द मैक्सिमम विड्थ और स्टीपनेस ऑफ द गैलरी लीडिंग टू द वाटर फील्ड वर्किंग। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो मैक्सिमम विड्थ होता है या फिर चढ़ाई बोल रहा है, हाँ, तो बोल रहा है कि मैक्सिमम चौड़ाई और जो खड़ाई है गैलरी का, जहाँ पे वाटर फील्ड वाटर से पूरा भरा हुआ वर्किंग है, उसका मैक्सिमम विड्थ कितना होगा और स्टीपनेस कितना होगा गैलरी का। ठीक है, 2.4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर या फिर 3.6 मीटर। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा 2.4 मीटर। ठीक है, कहाँ मिलेगा आपको? रेगुलेशन नंबर 150 में। रेगुलेशन नंबर 150 में मिलेगा आपको। और रेगुलेशन 150 क्या कहता है? रेगुलेशन नंबर 150 कहता है डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड इनंडेशन। ठीक है, मतलब अगर पानी मान लीजिए फ्लड या फिर पानी वहाँ पे भर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर आप देख रहे हो कि डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड इनंडेशन, यहाँ पे आपको प्रोविज़न बताया गया है कि एक प्रॉपर प्रोविज़न बताया गया है किसी भी माइन में अगर मान लीजिए कोई इरप्शन हो जाता है वाटर का या किसी भी लिक्विड मैटर का, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रोविज़न अपनाया जाएगा, वही यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए क्या बताया है कि जो हाइट और विड्थ है किसी भी वर्किंग का, ठीक है, तो वो 2.4 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड देयर शैल बी मेंटेन एटलीस्ट 1 बोर होल नियर द सेंटर ऑफ द वर्किंग फेस। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? रेगुलेशन नंबर 150 के सब रेगुलेशन 7 में आपको देखने को मिलेगा। गो थ्रू कर सकते हो। चलो आगे बढ़ें। क्वेश्चन 24। इन अ गैसी माइन वेयर द परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इज लेस देन 0.6%
एट व्हाट टाइम इंटरवल शुड द परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ गैस बी डिटरमाइन। क्वेश्चन में कह रहा है कि गैसी माइंस में जहाँ पे जो इन्फ्लेमेबल गैस का परसेंटेज है, अगर मान लीजिए वो 0.6% से कम है, तो कितने इंटरवल पे जो परसेंटेज क्वांटिटी है गैस का उसको डिटरमाइन किया जाएगा, वंस इन 24 आवर्स, वंस इन 7 डेज, या फिर वंस इन 30 डेज, या फिर वंस इन 60 डेज। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वंस इन 30 डेज। इंपॉर्टेंट है, वंस इन 30 डेज। कहाँ मिलेगा आपको? रेगुलेशन नंबर 169 में। अभी 169 कहता क्या है? 169 में देखो दिया हुआ है, लिखा हुआ है बढ़िया से, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस एंड ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। इसको याद रखिएगा। तो 169 में आप जाओगे रेगुलेशन नंबर, और यहाँ पे आप देखोगे कि भैया 1 के सी के 2 में आपको ये मिलेगा। एक बार इसको देखो बढ़िया से, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 169 के किस में देखोगे आप? 1 का सी का 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। What will be the minimum distance between two adjacent short hole in an underground mine? तो यहाँ पे कह रहा है जो मिनिमम डिस्टेंस है दो एडजेसेंट शॉर्ट होल के बीच में, अंडरग्राउंड माइंस की बात हो रही है, तो कितना होता है मिनिमम डिस्टेंस? दो एडजेसेंट शॉर्ट होल्स के बीच में कितना मिनिमम डिस्टेंस होता है? 30 मीटर, 60 मीटर, 90 या फिर 120 मीटर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 मीटर होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस की जरूरत भी नहीं है, जस्ट ऐसे ही आप याद कर सकते हैं इसको, 60 मीटर। ठीक है, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, देख लेते हैं फटाफट इसको भी। व्हाट शुड बी द कैपेसिटी एंड नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर वाटर मिस्ट कैप टाइप टू बी केप्ट इन 33 किलोवाट सब स्टेशन? अब यहाँ बोल रहा है कि जो कैपेसिटी है और कितने नंबर है फायर एक्सटिंग्विशर के, यानी कि वाटर मिस्ट कैप टाइप बोल रहे हैं, जो कि हम रखेंगे कहाँ पे? 33 किलोवाट सब स्टेशन में। तो कितना कैपेसिटी का होना चाहिए और कितने नंबर के फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे होने चाहिए, जो कि हम 33 किलोवाट सब स्टेशन में रखेंगे? तो 10 लीटर के और 4 होने चाहिए, या फिर 10 लीटर के 6 होने चाहिए, 5 लीटर के 6, या फिर 5 लीटर के 1। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 लीटर के 6 होने चाहिए। ठीक है, 6 फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, और जो कि 10 लीटर के हों उसको हम रखेंगे 33 किलोवोल्ट सब स्टेशन में। ठीक है, 10 लीटर और 6 नंबर के होने चाहिए। सर्कुलर टेक का क्वेश्चन है ये, आपको मिलेगा सर्कुलर टेक 2009। ठीक, अपेंडिक्स 18 एक बार देख लेना, यहीं पे आपको मिल जाएगा ये देखने को। बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द मैक्सिमम विद ऑफ स्लाइस ड्यूरिंग डी पिलरिंग इन बोर्ड एंड पिलर? तो कह रहा है जो मैक्सिमम विद होता है स्लाइस का जब हम डी पिलरिंग करते हैं बोर्ड और पिलर मेथड में, तो कितना मैक्सिमम विद होगा स्लाइस का, स्लाइसिंग का? तो 4.5 मीटर, 5 मीटर, 4.8 मीटर, या फिर 4.2 मीटर? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4.5 मीटर। ठीक है, ये भी सर्कुलर का क्वेश्चन है, सर्कुलर टेक का क्वेश्चन है, 1975। ठीक है, एक बार जाकर इसको देख लेना। बाकी क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे, आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 27 नंबर। ठीक है, इसके बाद जो है आपको यहाँ पे आंसर की मिल जाएगा। आंसर की में यहाँ पे रेफरेंस के साथ लिखा हुआ है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स तो आपसे ही भरा पड़ा है, आप चाहो तो उसमें मैसेज कर सकते हो, और आप जो है हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो अगर किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम है या आपको जानकारी लेनी है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे इसी तरीके से हम जल्दी जल्दी जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इसको। आज तो सेट 6 हुआ है, इस तरीके से काफ़ी सेट्स हैं उसमें, और बहुत ज़्यादा आपका रिवीजन होगा। इसको आप बढ़िया से रखिए पास में और इसको रिवाइज करते रहिए। पीडीएफ अपने पास रखो। पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है टेलीग्राम ग्रुप पे जाके, वहाँ पे आप उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और उसको सेव कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो। ठीक है, फर्दर रिविजन के लिए। बाकी आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे एमपीपीएससी का आप देख पा रहे हो मॉक टेस्ट सीरीज अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। लाइक माइनिंग के लिए अलग है, जियोलॉजी वाले बच्चों के लिए अलग है। ठीक है, तो दोनों ही ले सकते हैं चेक करके कि भाई उनका कौन सा डिसिप्लिन है उस हिसाब से। बाकी यहाँ पे आप टेलीग्राम पे पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, बाकी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। वहाँ से जाके आप मेरा कोर्स देख सकते हो हमारा, वहाँ से आपको जो सूटेबल लगे, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप वो वहाँ से परचेज कर सकते हो। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम और करियर इन एक्शन को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको कुछ पूछना है तब। ठीक है, बाकी आप टेलीग्राम को फटाफट ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे जो है डेली क्विज होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी हमारा पेड ग्रुप भी है, इफ़ यू वांट देन यू कैन ज्वाइन द पेड ग्रुप। ओके, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कोई दिक्कत हो तो जरूर से जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।